नमस्कार और इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम जेरार्ड मैनली हॉपकिंस की एक बहुत ही मशहूर कविता द विंडहोवर को समझने वाले हैं। अब देखिए, पहली बार पढ़ने पर यह कविता एक पक्षी के बारे में लगती है, लेकिन इसकी हर परत के नीचे ना गहरे स्पिरिचुअल मीनिंग छुपे हुए हैं। तो चलिए इस खूबसूरत कविता का लाइन बाय लाइन एनालिसिस शुरू करते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया को आपके लिए आसान और दिलचस्प बना सकें, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को, हर कविता को बिल्कुल गहराई से समझ पाएं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम कवि और कविता के बैकग्राउंड को जानेंगे। फिर हम कविता के ऑक्टेव में यानी पहली 8 लाइंस में उस फैल्कन की शानदार उड़ान को महसूस करेंगे। उसके बाद सेस्टेट में छिपे हुए स्पिरिचुअल रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। फिर हम हॉपकिंस के यूनिक पोएटिक स्टाइल को समझेंगे और आखिर में सारी बातों को जोड़कर इसके मेन टेकअवेज क्या हैं वो जानेंगे। ओके, तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, कवि और कविता का परिचय। देखिए, किसी भी मास्टरपीस को अनलॉक करने के लिए ना उसके क्रिएटर को समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये जेरार्ड मैनले हॉपकिंस द कौन? वो एक इंग्लिश पोएट तो थे ही, लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि वो एक जेजुइट प्रीस्ट थे, यानी एक पादरी थे। उनकी गहरी धार्मिक आस्था उनकी हर कविता में साफ झलकती है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी ज्यादातर कविताएं उनके जीते जी पब्लिश नहीं हुई, उनकी मौत के बाद सामने आई। और हाँ, वो अपनी बिल्कुल नई इनोवेटिव पोएटिक टेक्निक्स के लिए जाने जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। कविता शुरू होने से पहले ही हॉपकिंस ने एक डेडिकेशन लिखा है, टू क्राइस्ट आवर लॉर्ड। ये छोटा सा फ्रेज, ये 3 शब्द इस पूरी कविता को समझने की चाबी हैं। ये हमें पहले ही बता देता है कि कवि प्रकृति में, इस दुनिया में जो कुछ भी सुंदर और शक्तिशाली देख रहा है, वो उसे असल में ईश्वर का, क्राइस्ट का ही एक रूप मान रहा है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। चलिए कविता की पहली 8 लाइंस यानी ऑक्टेव में गहराई से उतरते हैं और उस फैल्कन की शानदार मैजेस्टिक उड़ान को महसूस करते हैं। कविता की शुरुआत ही एकदम जबरदस्त इमेज से होती है। कवि कहते हैं, मैंने आज सुबह पकड़ लिया। किसे? सुबह के मिनियन को, यानी उसके सबसे प्यारे, सबसे चहीते को। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसे डे लाइट्स डॉल्फिन भी कहते हैं, यानी दिन के उजाले का राजकुमार। और ये राजकुमार है कौन? एक फैल्कन, जो डापल डॉन ड्रॉन है, यानी सुबह की हल्की चिटकाबरा रोशनी में बना हुआ, उस रोशनी से निकला हुआ एक बाज। सोचिए, एक आम पक्षी के लिए कितने शाही शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। यहां कवि एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर यूज करते हैं। बाज हवा में उड़ नहीं रहा है, वो हवा पर राइडिंग कर रहा है, यानी सवारी कर रहा है, जैसे कोई घुड़सवार घोड़े पर करता है। इससे पता चलता है कि बाज का हवा पर पूरा कंट्रोल है, वो हवा का मालिक है और बड़ी शान से स्ट्राइडिंग यानी लंबे कदम भरते हुए ऊपर उड़ रहा है। ये लाइन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, चलिए इसे समझते हैं। रंग अपॉन द रेन की इमेज एक हॉर्स ट्रेनर से आती है, जो लगाम खींचकर घोड़े को कंट्रोल करता है, उसे एक ही जगह गोल घुमाता है। ठीक वैसे ही बाज भी अपने पंखों की लगाम खींचकर हवा में एक जगह चक्कर काटता है, अपनी उड़ान के आनंद में, इन हिज एक्सटेसी, और फिर अचानक एक झूले की तरह ऑन स्विंग आगे निकल जाता है। अब कवि एक और पावरफुल इमेज हमारे सामने रखते हैं। वो बाज की उड़ान की तुलना एक आइस स्केटर से करते हैं, जो बर्फ पर एकदम स्मूथली एक कर्व में मुड़ता है। बाज भी ठीक उसी ग्रेस और ताकत के साथ तेज हवा को पीछे धकेलता हुआ, रीबफ्ड द बिग विंड, आगे बढ़ रहा है। तो ये सब देखकर कवि पर क्या असर होता है? वो कहते हैं, माई हार्ट इन हाइडिंग स्टर्ड फॉर अ बर्ड, यानी मेरा जो दिल अब तक छुपा हुआ था, शांत था, वो इस पक्षी को देखकर जाग उठा, उसमें एक हलचल हुई। क्यों? क्योंकि वो उस पक्षी की कला, उसकी निपुणता, द अचीव ऑफ द मास्टरी ऑफ द थिंग को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए हैं। अब हम कविता के आखिरी 6 लाइंस में एंटर कर रहे हैं, जिसे सेस्टेट कहते हैं। और यहां से कविता का फोकस बदल जाता है। ये अब सिर्फ एक पक्षी का जिक्र नहीं है, यहां से एक गहरा स्पिरिचुअल चिंतन शुरू होता है। कवि बाज की सारी खूबियों को एक साथ ले आते हैं, उसकी फिजिकल ब्यूटी, उसकी हिम्मत, उसके काम, उसकी शान, उसके पंख, ये सब कुछ। और फिर एक शब्द आता है जो सब कुछ बदल देता है, बकल। इसका मतलब है कि ये सारी फिजिकल क्वालिटीज एक साथ आकर एक पॉइंट पर मिल जाती हैं और फिर टूटकर या मिलकर कुछ नया, कुछ और गहरा जाहिर करती हैं। यही वो शब्द है, बकल। ये इस पूरी कविता का टर्निंग पॉइंट है, जिसे लिटरेचर में वोल्टा कहते हैं। यही वो लम्हा है जहां कविता का अर्थ फिजिकल से स्पिरिचुअल हो जाता है। अब यह कविता सिर्फ उस बाज के बारे में नहीं रही।
तो जब बाज की सारी खूबियां बकल होती हैं तो उनसे एक आग निकलती है, एक स्पिरिचुअल आग। और ये आग उस पक्षी की बाहरी सुंदरता से अ बिलियन टाइम्स टोल्ड लवलियर, यानी अरबों गुना ज्यादा खूबसूरत और डेंजरस है। और कवि उस शक्ति को पुकारता है, ओ माय शिवालिया, ओ मेरे योद्धा, जो कि यहाँ साफ तौर पर क्राइस्ट के लिए एक प्रतीक है। कवि कहते हैं कि इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, और वो 2 एग्जाम्पल्स देते हैं। पहला, खेत में हल चलाने जैसा साधारण और मेहनत भरा काम, शेर प्लॉड जब जमीन से टकराता है तो वो हल की फली को, उसकी मेटल को शाइन यानी चमका देता है। मतलब हमारे रोजमर्रा के साधारण काम भी जब पूरी लगन से किए जाएं तो उनमें एक छिपी हुई शान होती है। और दूसरा एग्जाम्पल है बुझते हुए कोयलों का। जब ये नीले, काले, ठंडे पड़ते अंगारे, ब्लू ब्लीक एम्बर्स आपस में टकराकर टूटते हैं तो उनके अंदर से एक सुनहरी लाल गोल्ड वर्मिलियन आग की चमक निकलती है। इसका मतलब है कि दुख, तकलीफ और बलिदान के जरिए ही हमारी असली अंदर की शान, हमारी आत्मा की चमक सामने आती है। तो इस तरह से यहाँ शान या ग्लोरी पाने के 2 रास्ते दिखाए गए हैं। एक है हल्का रास्ता, रोज की कड़ी मेहनत और अपने कर्तव्य से छिपी हुई खूबसूरती को सामने लाना। और दूसरा है अंगारों का रास्ता, दुख और बलिदान सहकर अपनी अंदर की आग को, अपनी शान को जाहिर करना। और ये दोनों ही रास्ते क्राइस्ट के जीवन का प्रतीक हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 में और हॉपकिंस के उस अनोखे पोएटिक स्टाइल को समझते हैं जो इस कविता को इसकी म्यूजिक और इसकी ताकत देता है। हॉपकिंस ने एक नई टेक्निक बनाई जिसका नाम था स्प्रंग रिदम। ये आम रिदम से अलग है। इसका मकसद आम बोलचाल की नेचुरल रिदम को कॉपी करना था। इसमें हर फुट में एक स्ट्रेस सिलेबल होता है और उसके बाद कितने भी अनस्ट्रेस सिलेबल्स आ सकते हैं। इससे कविता में एक नेचुरल एनर्जी और फ्लो आ जाता है, पढ़ने में वो जिंदा लगती है। हॉपकिंस ने एलिट्रेशन का भी खूब इस्तेमाल किया है, यानी एक ही साउंड को बार बार रिपीट करना। जरा सुनिए, डैपल्ड डॉन्ड ड्रॉन में डी का साउंड या रंग अपॉन द रेन में आर का साउंड। ये साउंड्स का रेपिटेशन कविता में एक संगीत पैदा करता है और उसके अर्थ को और भी गहरा बना देता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, फाइनल समरी एंड टेकअवेज। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक साथ जोड़कर इस कविता के आखिरी नतीजे तक पहुंचते हैं। इस पूरी कविता की जर्नी को हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, प्रकृति को देखना। कवि एक शानदार बाज को देखता है। स्टेप 2, हैरानी और प्रशंसा महसूस करना। वो उसकी कला और सुंदरता से प्रभावित होता है। स्टेप 3, गहरा अर्थ ढूंढना। पक्षी की शान उसे क्राइस्ट की महान शान की याद दिलाती है। और स्टेप 4, बलिदान को समझना। वो ये समझता है कि असली शान कड़ी मेहनत यानी हल और त्याग यानी अंगारों से ही हासिल होती है। तो आखिर में द विंडहोवर सिर्फ एक पक्षी की कविता नहीं है, ये एक गहरा चिंतन है इस बात पर कि कैसे प्रकृति की खूबसूरती हमें ईश्वर की महानता और बलिदान के महत्व का एहसास करा सकती है। अब आपके लिए एक सवाल, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में साधारण चीजों में असाधारण अर्थ कैसे ढूंढ सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। इस तरह के और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।